Hello everyone, I Dr. Amrit Godbole welcome you all to my YouTube channel Amrit Talks True Veda। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कामला के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कोष्ठ शाखा आश्रित और शाखा आश्रित कामला में क्या डिफरेंस होता है, क्या पैथोजेनेसिस होती है, इसके बारे में बात की थी। आज हम इन जनरल जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कामला की, इनिशियल स्टेज देन द लेटर स्टेज, तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना समय ख़राब किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि कामला के दो मेन डिवीजन हैं। वन इज़ द कोष्ठ शाखा आश्रित एंड सेकेंड वन इज़ द शाखा आश्रित। और जो फर्दर डिविजन्स हैं वो कोष्ठ शाखा आश्रित कामला, दैट इज़ द कामला एसोसिएटेड विद द महास्रोतस, कि महास्रोतस से जो कामला एसोसिएटेड है, कोष्ठ से जो कामला एसोसिएटेड है, उसमें कैसे स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस आती हैं। कि उसमें एक स्टेज है कुंभ कामला की, एक स्टेज है लाघरक की, एक स्टेज है हलीमक की। तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होंगे तो कुंभ कामला होगा, क्या सिम्टम्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे तो उसे हम लाघरक या अलसाख्य बोल देंगे, उसमें क्या ऐड ऑन हो जाएगा तो उसको हम हलीमक बोल देंगे। तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुंभ कामला के बारे में। तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा एंड कामला इज़ कामला। तो कुंभ यहाँ जो है वो एक्चुअली एक प्रकार का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लिया गया है कोष्ठ से, कि कोष्ठ में होने वाला जो कामला है वो कुंभ कामला है। साथ ही साथ में उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस और हैं जो उसकी क्रोनिसिटी को इंडिकेट करता है। तो आचार्य चरक कहते हैं कालांतरात खरी भूता कृच्छा सात कुंभ कामला। मतलब कालांतरात मतलब क्रोनिक नेचर ऑफ द कामला, ऐसा कोष्ठाश्रित कामला जो काफ़ी क्रोनिक है, जो बहुत समय से स्थित है। और खरी भूता, खरी भूता मतलब खरता उत्पन्न हो गई है, उसकी वजह से पूरे शरीर में खरता उत्पन्न हो गई है। तो ऐसा कामला कुंभ कामला कहलाता है। और वो चिकित्सा में क्या है, कृच्छ साध्य है, चिकित्सा उसकी जटिल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। इसी को आचार्य सुश्रुत ने किस तरह बताया कि भेदस्तु तस्या, मतलब किसका भेद, कामला का भेद, खलु कुंभ साह शोफो महान तत्र च पर्व भेदा। अर्थात शोफो महान मतलब बहुत ज़्यादा शोफ होता है, और साथ में पर्व भेद होगा। पर्व भेद मतलब जॉइंट पेन। तो महान शोथ प्लस पर्व भेद, तो इस तरह का कंडीशन, एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ में जो कामला उत्पन्न होगा, जो कामला रहेगा, उसे हम कुंभ कामला बोलेंगे। तो ये दोनों आचार्यों के अपने अपने मत हैं। मोटा मोटा हमें यह ध्यान रखना है कि कुंभ कामला में जो कुंभ है वो, उससे हम दो चीज़ें, उसके दो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं। एक इन्फ्रेंस निकलता है कि भाई कुंभ मतलब कोष्ठ, कि कुंभ के समान इस कोष्ठ को हम अगर हम उसको कंपेयर करें तो पहला तो एक क्लियर होता है कि भाई ये एक तरह का कोष्ठ आश्रित कामला है। दूसरा, कुंभ के समान शरीर में सूजन हो गई है, मतलब शरीर में जब सूजन हो जाती है, पेट में अगर सूजन हो जाएगी, पेट में अगर पानी भर जाएगा तो पेट कैसा, घड़े के समान हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब कामला के रोगी में उत्पन्न हो जाएगी तब हम उस कंडीशन को कुंभ कामला बोल देंगे। तो कुंभ कामला को थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं इसकी। तो पहली लाइन कहती है कालांतरात खरी भूता, कालांतर में खरता उत्पन्न होने, कृच्छा सात कुंभ कामला, और वो कृच्छ हो गया है, मतलब चिकित्सा में वो कृच्छ साध्य है। सेकेंड लाइन कह रहा है कृष्ण पीत शक्रन मूत्रो भ्रशम शूनश मानवा। ऐसे रोगी में जो मल और मूत्र होगा वो कृष्ण और पीत वर्ण का होगा। कृष्ण पीत वर्ण का मतलब डार्क कलर्ड स्टूल और डार्क कलर्ड यूरिन पास करेगा पेशेंट। साथ ही साथ में शूनश्च मानवा, शून मतलब स्वेलिंग, पेशेंट में एडिमा डेवलप कर जाएगा, जनरलाइज्ड एडिमा एनासार का जिसको हम कहते हैं, वो पेशेंट में मिलेगा। थर्ड लाइन कहती है सरक्त अक्षी मुखश छर्दी विड मूत्रो यश्च ताम्यति। ऐसे रोगी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एविडेंट होंगे, उसके
नेत्र में, उसके मुख में, उसके छर्दी में, उसके मल मूत्र में रक्त की स्थिति दिखाई देगी। और जब ब्लड लॉस होगा, जब रक्त का ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट में एक तरह का सिंकोप डेवलप करेगा, पेशेंट में शॉक की स्थिति रहेगी एंड पेशेंट विल स्लिप इनटू सिंकोप। दाह अरुचि तृषा आना तंद्रा मोह समन्विता, पेशेंट में दाह अरुचि तृष्णा और आनाह की स्थिति, और तंद्रा मोह समन्विता, तंद्रा और मोह मतलब एक तरह के उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं पेशेंट में। तंद्रा हो रही है, उसको मोह की उत्पत्ति हो रही है पेशेंट में, तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को इंडिकेट कर रहा है। एंड द लास्ट लाइन इंडिकेट इज नष्ट अग्नि संज्ञा, कि उसकी अग्नि और उसकी संज्ञा दोनों नष्ट हो रही हैं। और इस प्रकार का रोगी जिसकी अग्नि और संज्ञा नष्ट हो रही है, क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते, तो ऐसा कामला का रोगी जिसकी अग्नि और संज्ञा नष्ट हो रही है वो जल्द ही, शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। तो बेसिकली जो ये सिम्टम्स के जब जब ये सिम्टम्स एक कामला के रोगी में उत्पन्न हो जाएंगे तो उस रोगी को हम कुंभ कामला का रोगी बोलेंगे। और ऐसे कुंभ कामला के रोगी में जब अग्नि और संज्ञा उसकी नष्ट हो जाएगी तब वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला होगा। ये एक तरह का अरिष्ट लक्षण बताया जा रहा है आचार्य चरक के द्वारा यहाँ पर। तो जो लिवर है उसका रोल सिर्फ डाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं लिवर के जो कि कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के हैं जो बाकी जो जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ की फंक्शनैलिटी में, और वो बाकी जगह पे नहीं बनती हैं। लाइक कोआगुलेशन फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वो लिवर में ही फॉर्म होते हैं, लिवर में बनते हैं, लिवर में मैच्योर होते हैं। तो लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 5, 7, 9, 10, 11, प्रोथ्रोम्बिन, तो ये सारे जो हैं वो लिवर में बनते हैं। तो क्रोनिक लिवर डिजीज़ की कंडीशन में क्या होगा कि लिवर में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें कमी आ जाएगी और क्लॉटिंग फैक्टर्स के मैच्योरेशन में कमी आ जाएगी, उनकी एक्टिविटी में कमी आ जाएगी। तो जब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे या नहीं रहेंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ बढ़ेंगी। और यही ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ जो होंगी वो जो ये लक्षण मिल रहा था हमको, सरक्त अक्षी मुकश छर्दी विडमूत्रो, ये इस लक्षण को उत्पन्न करेगा। क्योंकि क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ेंगी ऐसे पेशेंट में, और उसमें हेमाटेमेसिस, मेलेना, फ्रेश ब्लड का इसोफेजियल वेरेसिस, फ्रेश ब्लड पैसेज थ्रू स्टूल, तो ये सब चीज़ें उसमें मिलती हैं। अब एक बात ये समझते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बहुत सारे फंक्शन हैं बॉडी में, द लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर द स्किन इन द बॉडी, और बहुत सारे असॉल्ट लिवर को झेलने होते हैं ड्यू टू मतलब कि खाने पीने की वजह से, बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, हेपाटोटॉक्सिक मेडिसिन की वजह से। तो ये सारे के सारे जो असॉल्ट लिवर झेलता है, तो इन असॉल्ट्स को झेलने के बाद में उसका जो रिजनरेशन और रिजुविनेशन होता है हेपेटिक सेल्स का, वो 3 तरह से होता है, ईदर थ्रू नोडुलेशन और थ्रू फाइब्रोसिस और थ्रू कैल्सिफिकेशन। तो ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि लिवर सेल्स जो है वो रिजुविनेट करते हैं। जब बार बार यही असॉल्ट होता रहेगा, बार बार असॉल्ट होता रहेगा, तो क्या होगा कि जो हेल्दी लिवर सेल होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय these kind of cells, fibers or the calcified form or the nodulated form, जो कि क्या करेंगे, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरीके से हेल्दी लिवर सेल्स से बिल्कुल उलट होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब एक तरह से सेल की बदले में सेल मौजूद है, लेकिन वो फंक्शन करने लायक नहीं बचेगा।
तो इससे होगा क्या, धीरे धीरे लिवर के फंक्शंस में कमी आती जाएगी, साथ ही साथ में लिवर के साइज में भी कमी आती जाएगी। इट विल स्टार्ट श्रिंकनिंग, श्रिंकन होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और ये जो सिकुड़ना या ये जो साइज़ में कमी आना, ये बेसिकली इंडिकेट करता है सिरोसिस को। और यही आपका जो जो ये खरी भूता वाला जो जो टर्म आचार्य चरक ने इस्तेमाल किया है, ये उस खरी खरी भूता वाली कंडीशन को क्लियर कट इंडिकेट करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब लिवर का साइज़ श्रिंक कर जाएगा, लिवर के साइज़ में कमी आ जाएगी, तो जो इंट्राहिपैटिक बिलियरी चैनल्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेंगे। उनका जो स्मूथ फ्लो होता था लिवर के अंदर, जो बिलियरी चैनल्स में से बाइल का स्मूथ फ्लो होता था, वो फ्लो होना रुक जाएगा, वो फ्लो कम हो जाएगा। एंड दिस विल लीड टू इंट्राहेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाइल लिवर आपके इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू देन इंटेस्टाइन में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाएगा। और साथ ही साथ में ब्लड में उसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो ब्लड में सर्कुलेशन जब बढ़ जाएगा, देन इट विल लीड टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन द ब्लड, इन द यूरिन, और दैट विल लीड टू डार्क कलर्ड यूरिन। अब जैसे कि हमने अभी तक देखा कि लिवर के काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके मैच्योरेशन के लिए विटामिन के का जो सिंथेसिस है वो लिवर में होता है। और कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लिवर में ही बनते हैं। तो CLD की कंडीशन में, क्रोनिक लिवर डिजीज़ की कंडीशन में, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में कमी आ जाती है, विटामिन के में कमी आ जाती है, ब्लड लेवल्स में कमी आ जाती है विटामिन के। और उसकी वजह से होता है क्या, कोएगुलोपैथीज़ होती है। कोएगुलोपैथीज़ की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं और ब्लड लॉस होता है स्टूल में, यूरिन में, वॉमिटिंग, उसको ब्लडी वॉमिटिंग हो सकती है, इसोफेजियल वेरेसिस जो है ब्लीड कर जाते हैं और उनका उनका कोएगुलेशन नहीं हो पाता, क्लॉट नहीं बन पाता है वहाँ पे। और ब्लड लॉस, सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है। एंड इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि पेशेंट स्लिप्स इनटू सिंकोप, उसका हाइपोटेंशन में चला जाता है, सर्कुलेटरी शॉक में चला जाता है पेशेंट। और जो ये ताम्यति शब्द जो यहाँ पे टर्म आया हुआ है कालांतरात खरीभूता वाले श्लोक में, वो ये ताम्यति इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। सेकंड हम देखें अगर, तो लिवर के कुछ प्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं। लिवर जो है वो एल्बुमिन का प्रोडक्शन करता है, एंड लिवर इज़ द ओनली प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन पूरे शरीर में और कहीं नहीं बनता। एंड एल्बुमिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूट टू प्रोवाइड द ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर को क्रिएट करने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एल्बुमिन का होता है। और CLD में यही एल्बुमिन काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम होने लगता है, कंपैरेटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने लगता है और एडिमा डेवलप करने लगता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के फ्लूइड का अकोमुलेशन बढ़ने लगता है। और इसी वजह से जो ये भ्रशम शूनश्च मानवा, जो शून की बात आई हुई है, कि सूजन है ना, सारका डेवलप कर जाता है, एसाइटिस हो जाता है पेशेंट में। जैसे जैसे कंडीशन और ज़्यादा वर्सन होती जाती है, उसके साथ साथ होता क्या है कि बॉडी में अमोनिया कंपाउंड्स बढ़ने लगेंगे, एंड दे विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बिकॉज एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम, HRS। और जब हिपैटोरीनल सिंड्रोम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी शटडाउन होना शुरू हो जाता है। यूरिन से यूरिया, क्रिएटिनिन का निकलना, अमोनिया कंपाउंड्स का निकलना कम हो जाता है, एंड देयर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। और जब ब्लड में उनका लेवल बढ़ता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं
और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी क्रिएट होती है पेशेंट में। एंड ये दिस लीड्स टू अल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट में अल्टर्ड सेंसोरियम क्रिएट होता है, कोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एंड ये जो तंद्रा मोह समन्विता या नष्ट अग्नि नष्ट संज्ञा वाला जो बात आ रही है, ये इसी से मिलता जुलता है। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कुंभ कामला की जो कंडीशन है वो कैसे सीएलडी से किस तरह से लाइन टू लाइन हम एट पैरेलल्स है बिल्कुल उनके आपस में। अब बात करते हैं सुश्रुत ने क्या बताया है कुंभ कामला के बारे में। तो ये जो श्लोक लिखा है ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का है, और इसमें पहली लाइन कहती है कि यो ही आमयन्ते सहसा अन्नम अम्लम मद्यात अपथ्यानि च तस्य पित्तम करोति पांडुम वदनम विशेषात पूर्वैरितौ। मतलब कि रोग खत्म होने के पश्चात सहसा ही जो व्यक्ति अम्ल, मद्य और अपथ्य आदि वस्तुओं का सेवन करना शुरू कर देता है तो उस रोगी में पित्त की विकृति उत्पन्न हो जाती है और फिर से वही पांडु वाले लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और तंद्रा इंद्रिय बल क्षय च, तंद्रा इंद्रिय बल क्षय होने लगता है। और इसी का एक भेद उन्होंने कहा है कुंभ कामला, और उस कुंभ कामला में शोफ और पर्व भेद ये लक्षण बताया है। आचार्य सुश्रुत ने इसी कुंभ कामला की अगली स्टेज बताई है कि जब कुंभ कामला के रोगी में ज्वर, अंगमर्द, भ्रम, साध, तंद्रा और क्षय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब इस कंडीशन को हम अल्साख्य या लाघरक बोल देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि पहले उन्होंने बताया कि पांडु के रोग समाप्ति के पश्चात जब सहसा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया तो दोबारा से तंद्रा इंद्री बल क्षय वाले लक्षण उत्पन्न हो गए, और उसका उन्होंने एक प्रकार बताया कुंभ कामला। और कुंभ कामला में क्या बताया कि जब कामला के रोगी में महान शोफ और पर्व भेद हो जाएगा तो उसे हम कुंभ कामला बोल देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जब कुंभ कामला के रोगी में ज्वर की उत्पत्ति हो जाए, उसमें अंगमर्द होने लगे, उसको भ्रम, तंद्रा, साध, मतलब एक तरह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो बन रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बन रहे हैं, भ्रम हो रहा है उसको, तंद्रा हो रही है उसको, लिथार्जीनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, और अंगमर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है उसे, ज्वर हो रहा है। ज्वर मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में चल रहा है जिसकी वजह से उसके फीवर हो रहा है। तो ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो लाघरक या अल्साख्य के लक्षण हैं। तो एक तरह से ये प्रोग्रेसिव स्टेज है कुंभ कामला की। अब इस स्लाइड को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और कितना सिद्धांतिक तौर पे दोनों आचार्य चरक सुश्रुत बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, कहीं से कोई किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं है। हलीमक के लक्षण अगर हम देखें तो आचार्य चरक कहते हैं कि यदा तो पांडुर्वर्णा से हरिता श्याव पीतका बल उत्साह क्षयस्तंद्रा मंदा अग्नि त्वम मृदु ज्वरा। देखो यहाँ पे भी ज्वर की बात आ गई, मंदा अग्नि की बात आ गई, बल उत्साह उसका क्षय हो रहा है, तंद्रा की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पेशेंट पे इन्फेक्टिव स्टेज की बात हो रही है, किसी ना किसी तरह का उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, उसकी मेटाबॉलिज्म लोअर साइड है, मेटाबॉलिज्म उसका कम है, मेटाबॉलिक रेट कम है, तो मंदाग्नि की स्थिति है, उसके बॉडी में उत्साह की कमी है, बल की कमी है, और क्षय की स्थिति बनी हुई है, तंद्रा बहुत ज़्यादा हो रही है उसे, लॉस ऑफ लिबिडो है, अंग मर्द है, बॉडी एक है, और उसके अलावा श्वास तृष्णा, अरुचि, भ्रम। तो ये सारे कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ एनोरेक्सिया वाले सिम्टम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से, और श्वास और तृष्णा की स्थिति हो रही है। तो जैसे जब पेशेंट में यूरिमिक इंसेफेलोपैथी या हेपेटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप करती है तो पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप करती है, क्योंकि बॉडी में उसके एसिडीमिया होने लगता है। क्योंकि जैसे बताया कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें कि जब क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में विशेष रूप से ये मिलती है कंडीशन, और किडनी फंक्शन कम होने लगता है, किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जिसकी वजह से क्रिएट यूरिया का लॉस जो है यूरिन के थ्रू नहीं हो पाता,
और उसका लेवल बढ़ने लगता है एंड इट दिस लीड्स टू यूरिमिक इंसेफेलोपैथी अगेन अलॉन्ग विथ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो यूरीमिया डेवलप करने लगेगा एंड दिस यूरीमिया जो है ये प्रेसिपिटेट कराता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है श्वास। पेशेंट जो होता है उसका वो उसमें जो है एक तरह का थर्स्ट फॉर एयर डेवलप करती है, ऑक्सीजन के लिए थर्स्ट डेवलप करती है। तो ये श्वास जो है ये लक्षण इंडिकेशन है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, अगर हम श्वास को इस तरह से देखें तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक बॉडी अपने तरफ से प्रयास करेगी कि कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन क्रिएट होगा ताकि बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए और जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो वॉश ऑफ हो जाए। तो ये जो हलीमक वाली जो कंडीशन है इसको अगर हम थोड़ा सा गौर से समझें तो ये बेसिकली एक ऐसी जॉन्डिस की कंडीशन है जिसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हुआ है किसी वजह से और उसमें इन्फेक्शन के चलते पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। आचार्य चरक ने इसमें दोष क्या बताए हैं? वात पित्तज दोष बताया है। वात और पित्त की विकृति हो रही है इसमें। अब हम सुश्रुत के हलीमक को देखें अगर तो सुश्रुत ने भी क्या बताया है कि वात पित्ताद हरित पीत नील हलीमकम नाम। ठीक है, तो हरित पीत नील मतलब बेसिकली क्या, बॉडी कलर की बात हो रही है कि बॉडी का जो कलर होगा वो हरा पीला नीला हो जाएगा। ये लाघरक के एक स्टेप बियॉन्ड की सिचुएशन है। अभी मैंने पीछे जो लाघरक बताया, आप वीडियो पॉज करके बैक करके फिर से लाघरक को देखिए। लाघरक में मैंने यही बात बताई, आचार्य सुश्रुत ने जो कोट किया है वही मैंने एक्सप्लेन किया कि लाघरक सिचुएशन जो है वो कुंभ कामला में इन्फेक्शन की सिचुएशन है। कुंभ कामला मतलब एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ के रोगी में सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट में ज्वर उत्पन्न हुआ और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उत्पन्न हुए। उस पेशेंट में जो है वो मेटाबॉलिज्म उसका लोअर साइड डाउन साइड हो गया और अग्नि उसकी नष्ट हो गई, अग्नि उसकी मंद हो गई। तो ये लक्षण जो थे वो लाघरक या अल्साख्य के थे। और उसी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि जब इसी लाघरक में वात और पित्त की के लक्षण और ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे तब हम उसे हलीमक बोल देंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज कुंभ कामला, उसके एक प्रोग्रेस स्टेज होती है लाघरक या अल्साख्य और उससे एक और वर्सन स्टेज हो जाती है, उसे कह दिया हलीमक। आचार्य चरक ने लाघरक या अल्साख्य की बात नहीं की है, उन्होंने सीधे कुंभ कामला बताया। कुंभ कामला के बाद की एक स्टेज बता दी, उसे उन्होंने हलीमक बोल दिया। तो लास्ट हम बात करते हैं पानकी के बारे में। आचार्य डल्हन ने पानकी का लक्षण कुछ इस तरह बताया है कि संतापो भिन्न वर्चस्व। संताप मतलब ज्वर की स्थिति, भिन्न वर्चा मतलब कि लूज स्टूल्स, बहिरंतश्च पीतता, बहिरंतश्च पीतता मतलब बाहर है और अभ्यंतर पीतता मतलब कि जॉन्डिस जैसी कंडीशन। साथ में पांडुता नेत्र रोगश, पांडु की स्थिति भी है और नेत्र रोग है साथ में। तो इसको थोड़ा सा अगर हम बात को समझें तो अगर इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं हेपेटाइटिस। किसी इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस डेवलप किया और ऐसे जॉन्डिस को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है फीवर। तो जब इन्फेक्शन होगा तो ब्लड सेल्स रप्चर करेंगे, ब्लड सेल्स रप्चर करेंगे तो हीमोलिसिस होगी। हीमोलिसिस की वजह से क्या डेवलप कर जाएगा, उसे हम हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो सारे सिम्टम्स हमको पानकी में मिलते हैं। तो पानकी जो आचार्य डल्हन ने जिसका इलेबोरेशन किया है, जिसके बारे में बताया है, वो आज के सिनारियो में अगर हम बात करें तो वो एक्यूट इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन है। सो डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट कामला। चिकित्सा के बारे में मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी कि केवल जो दो मेजर डिवीजन्स हैं कामला के, कोष्ठ आश्रित एंड शाखा आश्रित। तो कोष्ठ आश्रित कामला की चिकित्सा
आपका स्निग्ध संशोध्यो मृदुभिस्तिक्ते कामली तु विरेचने, ये वाली लाइन कोष्ठ आश्रित कामला की चिकित्सा के लिए आई हुई है। और शाखा आश्रित कामला की चिकित्सा के बारे में जैसा बताया था कि आपको कफ शामक पित्तवर्धक चिकित्सा करनी है जब तक मल का रंजन ना होने लगे, और जब मल का रंजन होने लगेगा तब फिर आपको उसे कोष्ठ आश्रित के समान चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पर भी जो कुंभ कामला है या जो हलीमक है या जो लाघरक अल्साक है या पानकी जैसी सिचुएशन है, ये सब के सब कोष्ठ आश्रित कामला के ही अलग अलग स्टेजेस हैं। तो कोष्ठ आश्रित कामला के समान ही हमको यहाँ पे पित्त शामक चिकित्सा करनी होगी। पित्त शामक चिकित्सा के लिए कौन कौन से मेडिसिन हमको लेने हैं, तो जो भी आपके जो पित्त शमन करने वाले हैं, तो पांडु वाला जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने सारे मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन बताया हुआ है कि कौन सा मेडिसिन कैसे कंडीशन में देना है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको कामला समझ में आया होगा, और एक बुक के साथ में और वीडियो मेरा देखें, एक बार बुक को रीड करें, देन एक बार वीडियो देखें। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और तो दैट्स इट, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।